थोड़ा लंबा हो गया तो बीच में रोकना पड़ा। जो हमने पहले अध्याय 1 के GF&R अध्याय 1 के रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पर बात की। अब हम अध्याय के 1 के जो 2 शेष नियम थे 3 और 4 पर बात करेंगे और 2 को रिपीट करेंगे। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 A और B 2 पार्टों में विभाजित है। जो रूल नंबर 3 1 हैं या 3A या 3 क, इसमें क्या लिखा है कि HOD अपने अधीनस्थ जो राजपत्रित अधिकारी है उसमें किसी एक को कार्यालय अध्यक्ष की पावर दे सकता है, HOO की पावर दे सकता है। अब आप याद कीजिए, ऐसे याद करना है, जहां पर जो नाम आ जाए उसको सोचना है कि ये परिभाषा में कौन से रूल में दिया गया है। तो कार्यालय अध्यक्ष कौन से रूल में दिया गया था? 218 में, 216 में राज्यपाल, 215 में सरकार, 217 में HOD और 218 में कार्यालय अध्यक्ष। यानी HOD 217 वाला अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित, यानी राजपत्रित दिया गया था 214 में, हाँ 214 में, तो 217 वाला अपने अधीनस्थ किसी 214 वाले में से एक को क्या बनाता है? 218 वाला बनाता है, कार्यालय अध्यक्ष बनाता है। सिर्फ एक को ही बनाता है। मेरा अनुभव बताता हूं, जैसे HOD होता है हमारे, मैं SP ऑफिस में रहा था एज ए अकाउंटेंट, तो वहाँ SP HOD थे। तो जब भी SP चेंज होते या एडिशनल SP चेंज होते, SP लगभग HOD होते हैं तो वो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष की पावर देते हैं। जो एडिशनल SP हेडक्वार्टर होते थे हनुमानगढ़ में, उनको कार्यालय अध्यक्ष की पावर दी जाती थी। लगभग यही होता है। तो जब भी SP साहब खुद चेंज होते या एडिशनल SP चेंज होते तो वो अपने को हर बार ऐसा करना पड़ता है। तो आप अकाउंटेंट बनेंगे तो किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको ये रूल 3 क, जब आपके हेड ऑफ ऑफिस या HOD चेंज होते जाएंगे तो आपको ये बार बार नोट शीट पर लिखना पड़ेगा। और जब करोगे तो आप ये रूल का हवाला देंगे तो लिखेंगे इसमें आप कि GF&R के रूल 3 क के तहत। तो 3 क क्या है? HOD अपने किसी अधीनस्थ में से एक को कार्यालय अध्यक्ष की पावर देता है, शर्त यह है कि वो राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 बातें क्लियर हो गई। एक तो ये कि राजपत्रित अधिकारी 214 में आता है, एक ये कि HOD 217 में आता है, और एक ये कि कार्यालय अध्यक्ष 218 में आता है। अब आती है बात 3B की। 3B या 3 ख कह सकते हैं इसे। 3 ख में क्या है कि जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, यानी जो 218 वाला है जिसे 217 वाले ने पावर दी है कार्यालय अध्यक्ष की, यानी HOD ने किसी राजपत्रित अधिकारी को हेड ऑफ ऑफिस बनाया है। अब वो हेड ऑफ ऑफिस क्या करेंगे? वो अपने किसी अधीनस्थ को, अपने किसी सबऑर्डिनेट फर्स्ट ग्रेड अधिकारी को, अपने किसी सबऑर्डिनेट गजटेड ऑफिसर को DDO बनाएंगे, यानी डिसबर्सिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर, आहरण एवं वितरण अधिकारी, जो हमारे परिभाषाओं में है 211 में, वो बनाएंगे। मैंने कहा SP साहब एडिशनल SP साहब को कार्यालय अध्यक्ष बनाते हैं। अब वो अपने में से किसी अधीनस्थ को चुनते हैं DDO के लिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये कि जब HOD ने HOO बना दिया तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती है DDO बनाने की? पड़ती है। जिन ऑफिसों में जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ कार्य शैली या कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, तो वहाँ कार्यालय अध्यक्ष के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी प्रकार के बिलों पर हस्ताक्षर करें। यानी अब मैंने ये लाइन बोल दी कि सभी प्रकार के बिलों पर हस्ताक्षर करें, तो अब आप समझ गए होंगे कि DDO का जो मूल कार्य होता है वो होता है केवल बिल, जो भी बिल, यानी वेतन बिल हो सकते हैं, कंटीजेंसी बिल हो सकते हैं, TA बिल हो सकते हैं, मेडिकल बिल हो सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के बिल जो ट्रेजरी जाने हैं उन पर हस्ताक्षर करने का उत्तरदायित्व होता है वो DDO का होता है। तो कार्यालय अध्यक्ष इस कार्य हेतु, किस कार्य हेतु? बिलों पर साइन करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी में से
अधिकारियों में से वो एक को चुनते हैं डीडीओ के लिए। अब यहाँ पर मैं एक खास बात आपको ये बता दूँ कि जो कार्यालय अध्यक्ष का खुद का सैलरी बिल है या उनका खुद का यात्रा बिल है या उनका खुद का कोई मेडिकल बिल है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कार्यालय अध्यक्ष का, हेड ऑफ ऑफिस का खुद का बिल है तो उस पर साइन वो खुद ही करेंगे। उनके अधीनस्थ जो डीडीओ पावर जिसको मिली है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सबऑर्डिनेट हो गए ना, और सबऑर्डिनेट अफसर अपने उच्च अधिकारी के बिल पर साइन नहीं कर सकता। याद रखेंगे ये बात। और दूसरी बात ये कि जो डीडीओ बनाए जाते हैं, कार्यालय अध्यक्ष जिसको डीडीओ की पावर देता है, वो केवल और केवल अराजपत्रित नॉन गजटेड कर्मचारियों के सैलरी बिलों पर और अन्य सभी प्रकार के बिलों पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन वो गजटेड ऑफिसर की सैलरी पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। वो खुद गजटेड हैं, हेड ऑफ ऑफिस ने एक गजटेड अधिकारी को ही डीडीओ चुना है, लेकिन जिसको डीडीओ की पावर दी जाती है, जिस गजटेड ऑफिसर को पावर दी जाती है, वो नॉन गजटेड एम्प्लॉय के लिए दी जाती है, गजटेड एम्प्लॉय के लिए नहीं दी जाती। इसलिए गजटेड एम्प्लॉयज के बिलों पर और कार्यालय अध्यक्ष के स्वयं के बिलों पर कार्यालय अध्यक्ष खुद साइन करेंगे। ये है 3B या 3ख। आप समझ गए होंगे इसे। एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि एसपी साहब ने पावर दी एडिशनल एसपी साहब को, कार्यालय अध्यक्ष बनाया, हेड ऑफ ऑफिस बनाया। अब एडिशनल एसपी साहब क्या करते थे या क्या करते हैं, वो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को, अब इनके अलावा जो राजपत्रित अधिकारी बचेंगे वो कौन बचेंगे, डीएसपी, डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी जिसे बोलते हैं वो, और सहायक लेखाधिकारी प्रथम। इन दोनों में से किसी एक को डीडीओ की पावर देकर जो नॉन गजटेड एम्प्लॉयज हैं ऑफिस के, उन सब के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए उनको उत्तरदायी बनाया जाता है, और बाकी अन्य बिलों पर वो सभी खुद साइन करते ही हैं। तो ये हो गया 3B और 3K। यानी 3K में तो है HOD HOO घोषित करता है, और 3K में है कि HOO DDO घोषित करता है। और रूल नंबर 4 में है कि अगर किसी इन नियमों में 1 से 4 तक जो नियम पढ़े या आगे भी नियम हम और पढ़ेंगे, GF&R के किसी भी नियम में अगर कोई संदेह उत्पन्न होता है, संदेह की आशंका होती है, या कहीं कोई गलत रूप से इंटरप्ट हो रहा है कोई रूल, तो उसके समाधान के लिए वो रूल या उसकी समस्या, उसकी शिकायत वित्त विभाग को ट्रांसफ़र की जाती है, रेफ़र की जाती है, और वित्त विभाग के पास ही ये शक्ति है, ये पावर है कि वो GF&R में किसी प्रकार के रूल मॉडिफाई के लिए या रूल करेक्शन के लिए राज्यपाल को आगाह करे। ये है रूल नंबर 4। यानी 4 नियम पढ़े हमने आज। रूल नंबर 1 में है कि जो राज्यपाल की आज्ञा से सभी विभागों पर ये रूल लागू होते हैं। रूल नंबर 2 में सभी प्रकार की परिभाषाएं देखी थी। उन परिभाषाओं को एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करवाना चाहूँगा कि 2.1 में था महालेखाकार, 2.2 में था नियोजन, 2.3 में था बैंक, 2.4 में था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी, 2.5 में था कैग, 2.6 में था संचित निधि, 2.7 में था संविधान, 7 में संविधान, 8 में आकस्मिक निधि, 8 में आकस्मिक निधि, 9 में नियंत्रण अधिकारी, 9 में नियंत्रण अधिकारी, 10 में विस्तृत मद, 11 में डीडीओ, 12 में वित्त विभाग, 13 में वित्तीय वर्ष, 14 में राजपत्रित अधिकारी गजटेड ऑफिसर, 15 में सरकार, 16 में राज्यपाल, 17 में HOD, 18 में HOO कार्यालय अध्यक्ष, 18 कार्यालय अध्यक्ष, इस कार्यालय के हम अध्यक्ष हैं, 18 में यहाँ हम हैं, 19 लोकल बॉडी, 20 लोकल फंड, 21 विविध व्यय, 22 नॉन रिकरिंग व्यय, अनावृत्ति व्यय, 23 लोक लेखे, 24 लोक कार्य,
25 रीएप्रोप्रिएशन यानी 2 के बाद 25 यानी पुनर्नियोजन। 26 रिकरिंग एक्सपेंडिचर यानी आवृत्ति व्यय। 27 में रीजनल ऑफिसर क्षेत्रीय अधिकारी। 28 में अधीनस्थ प्राधिकारी। 29 में ट्रेजरी। 30 में ट्रेजरी के रूल। 31 में ई पेमेंट और 32 में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। दोनों को अलग अलग मैंने बताया था, वो पढ़ ले, देख लेना, पिछले वाले वीडियो में है। और 33 में ई ग्रास और 34 में ई नीलामी। थैंक यू।